हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आप लोग पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हो इंडिया में तो एक चीज़ पिछले कपल ऑफ इयर्स में थोड़ी क्लियर होनी शुरू हुई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी में मोदी जी के बाद नेक्स्ट योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और उनको अम, चाहते हैं, उनकी विश है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। अब मेरी इतनी ज़्यादा एक्यूमेन पॉलिटिकल नहीं है कि मैं जज कर पाऊँ कि क्या ऐसा हो पाएगा, पहला, और दूसरा अगर ऐसा होता है तो वो कितना बेटर रहेगा। मेरे पास एक उसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि उन्होंने यूपी में जब से वो सीएम बने हैं तो जितना, क्योंकि मैं यूपी में रहता नहीं हूँ ना मैं वहाँ रहा हूँ, तो जितना सुनने में आता है, सुनने से पता चलेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर बेहतर हुई है। और आंकड़ों से भी पता चलता है, डेटा से भी पता चलता है, और जिसे कहते हैं कि इंडिविजुअल इवेंट इंसिडेंट्स से भी पता चलता है। तो उस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम आए तो ये लगता है कि हाँ, शायद अगर वो यूपी को बेटर कर सकते हैं तो वो इंडिया को क्यों नहीं बेटर कर सकते, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, डाइवर्स काइंड ऑफ स्टेट है। तो उस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं जाऊँ तो लाइक मैं कह सकता हूँ कि शायद वो एक बहुत बेहतर प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे। बट एनीवे, एक वीडियो मुझे दिखी उनके इसी काम से रिलेटेड, श्याम शर्मा की, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूपी को। तो इसे देखते हैं। आप जब उत्तर प्रदेश का नाम सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स आते होंगे। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब हेल्थ सिस्टम, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब, कम्युनल टेंशंस, और ना कोई बिजनेस ना कोई इंडस्ट्री। इसे यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? अस्पताल में महिला और कुटिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। जल्दी आइए बनारस के स्कूल। बड़े वो जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो कहता है चलो जो भी मिले, चपरासी की नौकरी मिले, सबको पेट तो भरेगा। एक समय पर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ऊपर वाले के भरोसे प्रदेश था, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। इस समय उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ वो वीडियो बाय द वे उत्तर प्रदेश की नहीं थी। उतने बड़े पहाड़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। 30 उत्तरांचल से या उत्तराखंड के बाद के जाने के बाद, अलग होने के बाद 3.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। An additional 75,000 crores in UP over the next 4 years. महिलाओं संबंधी अपराधों में भी उत्तर प्रदेश का जो कन्विक्शन का रेट है वो पूरे देश में नंबर 1 का है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफिया आउट और इन्वेस्टर इन। तो वही स्टेट जिसमें एक समय पर जंगल राज चला करता था, जिसको गुंडे और माफिया कंट्रोल किया करते थे, उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इतना कैसे इंप्रूव हुआ है। देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की एक बहुत क्लियर हेडेड, डिटर्मिन्ड और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का नतीजा है। तो आइए आज बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कैसे अपनी काया पलट की है। और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। आपको शायद याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश की एक समय पे कितनी बुरी हालत हुआ करती थी। इसको जंगल राज कहा जाता था। यही है मायावती जी का जंगल राज। करप्शन इतनी बुरी थी, पुलिस के ऊपर इतनी बुरी तरह से पॉलिटिशियंस का कंट्रोल था कि पुलिस का इस्तेमाल जर्नलिस्ट को परेशान करने में किया जाता था। A journalist who posted on Facebook about a UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. Another journalist who exposed dubious land deals tied to a motorcycle Burnt alive by policemen. Wow. dragged several meters and then beaten. मतलब No arrest गुंडों, जैसे सीरियल वगैरह में, मिर्जापुर वगैरह में दिखाते हैं कि गुंडे मार रहे हैं, गुंडे नहीं मार रहे, पुलिस ने मार दिया उसे जिंदा जला के। have been made in either case. The minister concerned hasn't even been questioned. कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे पूरा स्टेट चलता था, और ये कास्ट बेस्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पुलिस पर भी इस्तेमाल की जाती थी। अलग अलग माफिया का गवर्नमेंट में इतना इन्फ्लुएंस था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस माफिया को इन्वेस्टिगेट करते थे उनकी नौकरी चली जाती थी। Greater Noida SDM Durga Shakti Nagpal, who in the past few weeks started a campaign against the sand mining mafia, has been suspended. यूपी के टॉप पुलिस ऑफिसर्स अपनी नौकरी छोड़ते थे ये कह के कि यूपी की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से करप्ट है। The senior IPS officer in Uttar Pradesh has lashed out at Chief Minister Mayawati.
He has accused her of being corrupt and fears that he will be targeted for speaking out against the government. लेकिन आज का यूपी उस तरह के एक एक्स आईपीएस ऑफिसर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो उसको उसके ऊपर कोई एनकाउंटर या कोई ऑपरेशन हुआ था जिसमें कि उसने किसी सरकार के क्लोज बंदे के अगेंस्ट थोड़ा काम कर दिया था, और उसको ऑलमोस्ट पूरी लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर केस चला, और फाइनली उसको लाइक उसका ऑनर रिस्टोर हुआ, और वो काइंड ऑफ उस इंटरव्यू में रोने लग गया जब वो अपनी इशू बता रहा था। मैं नाम जंगल राज से काफी ऑफिसर का याद डिफरेंट नहीं है, दिखता है। तो इस काया पलट के एक बड़ा पहलू सही को लग ठीक रहा से था। देखते हैं। पहला पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको तो पता ही है कि यूपी बिहार जैसे स्टेट्स की एक इमेज थी कि भाई इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन स्टेट्स की सड़कों पे गाड़ी चलाना मतलब चांद की सतह पे गाड़ी चलाना। लेकिन योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट का पहला बड़ा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, खासकर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज। एक समय पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत थी, उससे आज ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज है। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा के एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं, और इन एक्सप्रेसवेज का फायदा ये है कि जो ट्रैवलिंग टाइम है विद इन द स्टेट वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, और लोगों के बिजनेसेस के महत्वपूर्ण पैसा और समय दोनों बचते हैं। दूसरा फोकस आरआरटीएस और एयरपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट का फोकस ना जिस लोगों को नहीं पता है एक्सप्रेसवे एग्जैक्टली क्या होता है, एक्सप्रेसवे उस तरीके के मल्टी लेन हाईवे होते हैं जो बोथ साइड पे मल्टी लेन होते हैं, आने और जाने दोनों साइड से, और उसमें एग्जिट्स और एंट्रीज होती हैं, लेकिन कोई भी एक साइड पे जाने वाले आपको कोई कट नहीं होगा, कोई बत्ती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ताकि लाइक अनस्टॉप्ड ट्रैफिक जस्ट मूव होता रहे। ट्रैफिक लग जाता है लाइक दूसरी कंट्री में जैसे यूएस और चाइना वगैरह में जो एक्सप्रेस वेज हैं उसमें ट्रैफिक लगने की वजह से कब बड़े बड़े जाम लगते हैं, बट इंडिया में अभी वो सिचुएशन नहीं है। ना सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग बल्कि इंटरसिटी ट्रैवलिंग में भी काफी फोकस है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यूपी के 12 शहरों में मेट्रो रेल डेवलप की जाएगी। उसके ऊपर से इन मेट्रो और आरआरटीएस प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। आरआरटीएस होती है रीजनल रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये समझो अगर मेट्रो और बुलेट ट्रेन की शादी हुई और उससे जो बच्चा निकला वो एक तरह से आरआरटीएस है, जो कि शहरों के बीच की ट्रैवलिंग का टाइम काफी रिड्यूस कर देता है। रेल के साथ साथ एयरपोर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। जो एयरपोर्ट्स एक समय पे सिर्फ 25 to 30 रूट्स के होते थे, वो अब ऑलमोस्ट 80 to 90 रूट्स के एयरपोर्ट्स बन गए हैं। छोटे से छोटे शहर भी एयरपोर्ट से कनेक्ट किए जा रहे हैं। अयोध्या में तो एक फुल स्केल इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला फोकस है गवर्नमेंट का हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना और उसमें एक टूरिज्म इकोनॉमी डेवलप करना। स्टेट गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 में एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स डेवलप की थी जिनका गोल है यूपी के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है ना, यूपी और बिहार दो ऐसे स्टेट है इंडिया में, इनफैक्ट पूरा नॉर्थ इंडिया, पंजाब से लेके पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन 4 स्टेट में अगर आप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा निकम्मे इंसान है उसका, या देश है या सिस्टम है वटेवर। उसका रीज़न ये है या सरकार है कि जापान एक ऐसा देश है जो आइलैंड का एक ग्रुप है, और उसमें पहाड़ है, यानी कि फ्लैट लैंड नहीं है, और उसके ऊपर से वहाँ पे टाइफून आते रहते हैं, सुनामी वगैरह जो भी है। तो और उसके ऊपर वहाँ पे भूकंप भी बहुत आते हैं। तो उस जैसे फिज़िकल सिचुएशन में उन लोगों ने दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। नॉर्थ इंडिया प्लेन एरिया है, प्लेन, वहाँ पे कोई इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, बीच में कोई नदियाँ तो हैं खैर, बट नदियों पे आप ब्रिज बना सकते हो, बट प्लेन एरिया में से ज़्यादा इजी कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं होता। और अगेन वहाँ स्नो वगैरह नहीं पड़ती कि आधे साल स्नो पड़ी है तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। प्लेन एरिया और टेम्परेट क्लाइमेट, इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं मांग सकते आप पूरी दुनिया में। इससे बेटर नेचुरल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो इजी हो। कुछ एरियाज़ होते हैं जैसे बंगाल वगैरह का सुंदरबन का एरिया है जो कि दलदली एरिया होते हैं, वहाँ पे भी मुश्किल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। बट यूपी और बिहार और पंजाब और हरियाणा तो यार गोल्डन है, गोल्डन चीज़। साइट्स को एक प्रॉपर टूरिज्म हब में डेवलप करना। फॉर एग्जांपल जो राम मंदिर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ है, और उनके साथ साथ और भी साइट्स डेवलप की जा रही हैं जैसे कि मथुरा, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल और गोरखपुर। गोल है कि इन रिलीजियस प्लेसेस को भी एक टूरिज्म हब में डेवलप किया जाए जिससे कि काफी सारा टूरिज्म का पैसा भी उत्तर प्रदेश में आए। आपको पता है काशी में टूरिज्म कितना बढ़ गया है?
कम से कम 150 गुना टूरिज्म बढ़ गया है. When tourists come, a lot of money also comes. और जो एक्सप्रेसवेज, ट्रेन्स और एयरपोर्ट्स डेवलप की जा रही हैं, उनका भी इन टूरिज्म हब्स में कनेक्टिविटी बढ़ाने में काफी बड़ा हाथ होगा. इंडिया की जो टेम्पल इकोनॉमी है, जो टूरिज्म इकोनॉमी है, वो अराउंड 3 लाख. एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बात आई, आप सोचो बिहार, क्योंकि मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में 10 करोड़ से प्लस पॉपुलेशन है, ठीक है. और 10 करोड़ से प्लस पॉपुलेशन के लिए एक पटना एयरपोर्ट होता था. अभी कुछ दिनों पहले एक और एयरपोर्ट खोला है नॉर्दर्न बिहार में, जहाँ पे 5-7 करोड़ से ज़्यादा की आबादी होगी, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट ही नहीं है. और फ्लाइट्स फुल जाती हैं वहाँ से, फुल. इतनी ज़रूरत थी कि खोलते ही इतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइक पैसेंजर्स की संख्या बढ़ गई. करोड़ की है, जो जीडीपी का 2% इस समय पर कंट्रीब्यूट करती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप तिरुपति को देखेंगे तो वो काफी बड़ी टेम्पल इकोनॉमी वाला शहर है, जो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है. उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि उसकी जो इतनी रिच कल्चरल धरोहर है, उसका भी इस्तेमाल करके अलग अलग टेम्पल इकोनॉमीज डेवलप की जाए. In India, there are 200 plus towns which are run on temple economy. Tirupati is a 3,000 crore rupees economy. Ganesh Visarjan just in Mumbai is a 500 crore rupees economy. Kavar Yatra, that's a 200 crore rupees economy. And the Kavars are made by Muslims of Saharanpur. So religious places are a huge economy in India. So now there's a huge economic empowerment of Ayodhya that will happen, and not only Ayodhya, Sharad, whole of eastern Uttar Pradesh. In fact, the parts of Bihar also. अगला बड़ा फोकस है लॉ एंड ऑर्डर. योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश को बेसिकली पहले माफिया, गुंडे और बाहुबली वगैरह लोग कंट्रोल करते थे, जिनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला करता था. हालत एक समय पर इतनी बुरी थी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिलीवरी करते थे, क्योंकि उनको पता था और डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो गुंडे लूट लेंगे. अब इन सब चीजों को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने बंद करवाया है. या तो इन गुंडों को अरेस्ट किया गया है, और जो गुंडे पुलिस पर अटैक करते हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है. पुलिस ऑफिसर्स ने एक्सप्लेन किया है कि एक समय पर गुंडों को पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिला करता था, लेकिन आज पुलिस को पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिल रहा है. पुलिस को फ्रीडम दी जा रही है, छूट दी जा रही है कि वो प्रॉपर्ली इन गुंडों पर, इन बाहुबली पर, इन माफिया पर एक्शन ले सकें. वहाँ पे रोड माफिया थे, वहाँ पे बालू माफिया थे, वहाँ पे चीटिंग माफिया थे, गाड़ी चोरी माफिया थे, और सारे ऑर्गेनाइज क्राइम थे. उसको कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम को यूपी में हर जिले में 50-50 नाम चिन्हित करके उन पे दबिश बनाई गई. तो ये जब हुआ तो एक माहौल बना कि हाँ, हम इस स्टेट पर वापस आ सकते हैं. इस लॉ एंड ऑर्डर पर एक्शन लेने का बेनिफिट ये हुआ है कि जो इतने कम्युनल क्लैशेस हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे यूपी में, वो भी कम हुए हैं. इनफैक्ट रायट केसेस जो है वो यूपी में पूरे देश के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से कम हुए हैं. औरतों के खिलाफ भी जो क्राइम्स होते हैं उसमें भी पुलिस का एक्शन और जो कन्विक्शन हुआ है लोगों का इन क्राइम्स में, वो यूपी में सबसे ज्यादा हुआ है. जो चार्ज शीटिंग है औरतों के खिलाफ क्राइम्स में, वो 2017 में 71% से 2021 में ऑलमोस्ट 77% हुई है. और जो पेंडेंसी रेट है इन केसेस का, वो 2017 में 21% से सिर्फ 17% तक आ गया है. और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इतनी इंप्रूव हुई है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि क्यों योगी आदित्यनाथ को वापस लोगों ने दोबारा वोट किया है. लॉ एंड ऑर्डर जो गुंडा राज है वो क्या कम हुआ है कि और बढ़ गया है, कि वैसे ही है जैसे का था? अरे भैया, कम हुआ है. महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुखद हो गया माहौल, और जो चीज की सुविधा नहीं थी वो सुविधा हमको मिल रही है, और आगे भी चल के हमको उम्मीद है कि उनसे सुविधा मिलेगी. सरकारों में सिर्फ गुंडागर्दी होती थी लाल टोपी वालों की, और योगी जी जब से आए हैं तब से बहुत बढ़िया है. क्राइम तो बहुत कम है सर, बस जो चल रहा है वो बेहतर है, उसको और बेहतर होना चाहिए. तो ये जो यूपी की एक कायापलट हो रही है, उसके पीछे ओके, लॉ एंड ऑर्डर में ना मैं आपको 3 छोटे एग्जांपल देता हूँ. छोटे क्या, बड़ी एग्जांपल है. सिंगापुर क्या है, वो एक शहर के नाप के साइज़ की सिटी स्टेट है, कंट्री है, जिसके पास बस एक पोर्ट है और कुछ नहीं है उसके पास. दुनिया में बिल्कुल गरीब मछुआरा टाउन जिसे कहते हैं ना, मछुआरा टाउन था वो 70s में. आज आई थिंक यूएसए या दुनिया की नंबर 1 जगह है जहाँ का पासपोर्ट लोग लेना चाहते हैं, जिसके पासपोर्ट की वैल्यू नंबर 1 पे है शायद. बिज़नेस करने में ऑलमोस्ट पहले नंबर टॉप 5 में आता होगा, हर चीज़ में टॉप 5 है. क्यों? एक चीज़, लॉ एंड ऑर्डर. सेम दुबई आज दुनिया में बिज़नेस का वन ऑफ द बिगेस्ट हब है, और दुबई के पास क्या है, प्रॉपर डेवलप्ड पोर्ट भी नहीं था पहले, वो भी उन्होंने बाद में डेवलप किया है. और लोगों को ये गलत फहमी है कि दुबई के पास तेल है. तेल दुबई के पास नहीं है. अबू धाबी एक जो दूसरा एमिरेट है यूएई के अंदर, उसके पास तेल है, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं. दुबई ने लिटरली लॉ एंड ऑर्डर और बिज़नेस फैसिलिटेट करके, बिज़नेस के लिए एनवायरनमेंट बना के और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके पूरी दुनिया का बिज़नेस अट्रैक्ट किया है. और इन सब में सबसे बड़ा है यूएसए की अगर एक यूएसपी है कि पूरी दुनिया में हर कोई वहाँ क्यों जाना चाहता है और वहाँ बिज़नेस क्यों करना चाहता है, और कैसे वो इस लेवल पे आया, उसने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है.
उसकी नंबर एक चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पे इलेक्शन टाइम से होंगे, यूएसए में जाओगे, इन्वेस्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई आपके पैसे मार लेगा गुंडा बन के या ज़बरदस्ती से। वहाँ की गवर्नमेंट ज़रूर, अभी जो यूएस रशिया यूक्रेन का सीन हो रखा है उसके बाद से लाइक उसकी वहाँ की गवर्नमेंट से ये ज़रूर लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ही आपके पैसे ना दबा ले, लेकिन गुंडा बन के कोई आपके पैसे नहीं दबा सकता अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर। और जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है उनका उससे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है। वैसे योगी जी की एक क्लियर स्ट्रेटेजी थी। अगर आप हेल्थ सेक्टर में भी देखें तो नीति आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स में था जिसने की हेल्थ इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। उसके ऊपर से मेडिकल और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूपी देश की एवरेज से ज्यादा स्पेंड करता है। तो यूपी की जो काया पलट हो रही है उसके पीछे योगी का बिल्कुल क्लियर विजन था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है और क्राइम को घटाना है। तो जो इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के आंकड़ों को वैसे बड़े ही क्रिटिकली सोचना चाहिए। देश की एवरेज से ज़्यादा स्पेंड वो करेगा ही, क्योंकि वो वैसे ही देश की एवरेज से बहुत बड़ा स्टेट है। कभी भी अगर आपको इस तरीके का डेटा अगर पता करना हो ना, तो रिलेटिव में डेटा, अगर आपको एग्जामिन करना हो कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसके रिलेटिव में देखा करो, मतलब पर पर्सन कितना स्पेंड करता है, तब आपको रियल पिक्चर समझ में आएगी। बाय द वे, समिट्स एक समय पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में हुआ करते थे, वो आज उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। ये जो यूपी की इमेज है, हमने विदेश में एज एनआरआई नहीं देखी। हमारे पास महाराष्ट्र आता था, तेलंगाना आता था, आंध्रा आता था, तमिलनाडु आता था, लेकिन यूपी किसी इस तरह से नहीं आया। तो देखिए इस समय पर जो उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट हो रही है ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और ये देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो आप अगर उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया को देखेंगे तो देखेंगे कि ये स्टेट्स ना सिर्फ बड़े हैं बल्कि इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। यहाँ पर काफी यंग पॉपुलेशन है, बहुत हाई ह्यूमन कैपिटल है, लोग मेहनती हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, जहाँ पर अक्सर इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, हिंसा का सामना करना पड़ता है। वो क्या बोल रहा है इसको शायद प्रियंका गांधी को इनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। जिनको पंजाबी नहीं आती वो कह रहा है कि यूपी और बिहार के जो भैये हैं ना, एक सारे के सारे एक हो जाओ, यूपी और बिहार के भैये को पंजाब में हम घुसने नहीं देंगे। यार तुमको पता है बिहार में कितने सिख ग्रुप के या पंजाबी तो नहीं कहना चाहिए, सिख रहते हैं। और यार ये रेसिज्म नहीं है, ये क्या है? ये रेसिज्म नहीं है तो क्या है? और लिटरली स्लर यूज़ कर रहा है, रेसिस्ट स्लर यूज़ कर रहा है भैया। और मैंने एक बार कहीं कहूँ कमेंट किया था, लोग कह रहे हैं अरे भैया का मतलब तो बड़ा भरा, तो भाई तेरे को भैया बोलेंगे, तेरे को मज़ा आ जाएगा। और अच्छे पेइंग जॉब्स भी नहीं मिल पाते हैं इनको, और इससे सोशल टेंशन्स भी क्रिएट होती है दूसरे स्टेट्स में। अगर इनको जॉब्स के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी स्टेट नहीं छोड़नी पड़ेगी, अपने स्टेट्स में ही ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो ये इनके लिए। और खुद ये बंदा ना चन्नी, खुद ये आता है, मतलब सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट से ये बंदा आता है। तो इस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है किसी ना किसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन झेला होगा, और सेम चीज़ ये कि दूसरे लोगों के साथ कर रहा है। इंसान एक ऐसा कीड़ा जीव है ना, छेड़ना तो। उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली भी उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन काफी हाई रहा है, लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलेटिवली लो रही है पॉपुलेशन के मुताबिक। उसके ऊपर से यूपी अगर 100 रुपए टैक्स भरता है तो 333 रुपए गवर्नमेंट से लेता है, यानी एक खाऊ स्टेट है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए अगर यूपी को गुजरात और महाराष्ट्र जैसा स्टेट बनाना है कि ये लोग नेट कंट्रीब्यूटर है ना कि नेट टेकर है, तो बहुत सीरियस चेंजेस लाने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट में, और यही योगी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। जब यूपी 17 से 18% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है और 8 और 9% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये गैप अच्छा नहीं है हमारे लिए। और हम लोग एक तरह से ईटिंग स्टेट है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो हमें अपनी जीडीपी को आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी ही देखें तो काफी क्लियर हो जाता है कि यूपी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और खैर बिहार यार ये इसको सुन के, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए और आंसू आने वाला लिटरली टॉपिक है। कब होगी क्या पता। पहले बिहार का कम से कम एक दोस्त तो था उत्तर प्रदेश, अब तो उत्तर प्रदेश भी डेवलप कर रहा है, बिहार बेचारा अकेले ही रह गया। वन डे क्या पता। अभी भी देखिए यूपी में बहुत
बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस टू सिविलियन रेशियो काफी इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करनी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर ये सब चीजें इम्प्रूव करनी है। लेकिन जिस ट्रेजेक्टरी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है वो ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी है और ये देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का और किसी को ब्लेम करने वाली बात नहीं है। बिहार की अगर ये हालत है तो वहाँ के लोगों की ही वजह से है। कोई बाहर से आके वहाँ ख़राब नहीं कर रहा। वहाँ के लोग ही इस तरीके के नेता चुनते हैं जो चोर होते हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। जिन प्रायोरिटी पे वो नेता चुनते हैं वो फिर उसी तरीके के उनको नेता मिलते हैं और उसी तरीके की उनकी हरकतें होती हैं। धीरे धीरे काया पलट हो रही है। और क्या आपका भी मानना है कि उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है? अगर आप अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्ज चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्ज शो के लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया तो थम्स अप दें। ओके, वीडियो ख़त्म हो गई है। तो मानने वाली बात नहीं है यार। अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जा रही है ना, किसी कंट्री या किसी लैंड में किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट जा रही है जहाँ इंडस्ट्री आ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो मानने या ना मानने की कोई बात ही नहीं है। आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास स्टैट्स हैं, आपके पास डेटा है। आप इजीली उनको लाइक कंपेयर करके कह सकते हो कि लिटरली भाई ये रहे नंबर्स झूठ नहीं बोलते। नंबर्स के लिए कोई कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, सिंपल बात है। और अगर वो नंबर शो कर रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है और वो जेन्युइन नंबर्स हैं तो वो मानने या ना मानने का ऑप्शन नहीं रहता ना। ये कोई सब्जेक्टिव चीज़ रह ही नहीं गई। तो इसलिए मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली हो रही है। और जो इन्होंने एक बात कही थी कि यूपी ग्रो करेगा तो इंडिया ग्रो करेगा। यूपी, बिहार और बंगाल तो फिर भी क्योंकि समुंदर को लगता है तो एक पुराने ज़माने से ही एक डेवलप्ड लैंड रही है वो। बट इन 3 स्टेट्स में ना लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बड़ा चंक है पॉपुलेशन का। आप ये लगा लो 140-135 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो 20-25 यूपी में, 10-15 बिहार में और लाइक समथिंग लाइक दैट 10-15 ही बंगाल में। तो आधे तो नहीं लेकिन 30-40% पॉपुलेशन इन 3 स्टेट्स में रहती है। तो अगर इन 3 स्टेट्स की इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है और यहाँ से बहुत लाइक अनाज और लेबर आती है इन स्टेट्स से, और उससे बहुत ज़्यादा जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन कि इनके पास कितनी बड़ी लैंड है। और लाइक वो डिफरेंट तरीके की नदियों से वो इरीगेटेड लैंड है, नेचुरली इरीगेटेड लैंड है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन जगहों को अगर ठीक से इन पे काम हो, इनको डेवलप किया जाए। बट कब होगा? यूपी में तो ऑफ कोर्स चेंज दिख रहा है, बट होपफुली बिहार में भी ये चेंज आए सून।